हेलो साथियों, FRSR मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गई है। हम डिस्कस करते हैं, इसमें से करीब करीब 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCRE 2025 के लिए होने वाली है। सो हम इसका स्कोप देखते हैं कि क्या स्कोप है इसका। पहले पार्ट में तो हम बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे, ठीक है, और जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस देखेंगे। फिर एक पार्ट इसका पे से रिलेटेड होगा, एक पार्ट में हम फॉरेन सर्विस यानी डेपुटेशन कवर करेंगे, एक में पे से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है अलाउंसेस, वो कवर करेंगे, एक में पे से ही बाहर की पे जैसे कि फ़ी या ऑनरेरियम, ये कवर करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में हमारा ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक रहेगा अपार प्लस सर्विस बुक, ठीक है, ये छठा पार्ट हो जाएगा। तो 6 पार्ट्स में एक तरह से हम FRSR को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले हमें देखना है कि ये रूल्स 1 जनवरी 1922 को इफ़ेक्ट में आए थे और प्रेसिडेंट के पास पावर है इनको इंटरप्रेट करने की, ठीक है। याद रहेगा 2 चीज़ें, प्रेसिडेंट इंटरप्रेट करेगा और 1 जनवरी 1922 को ये इफ़ेक्ट में आए थे। पहली डेफिनेशन यहाँ पे काडर की है। काडर मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस और ए पार्ट ऑफ ए सर्विस सैंक्शनड एज ए सेपरेट यूनिट। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस एक काडर है, इसके अंदर IAS IPS वगैरह आते हैं, ठीक है। ऐसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक अपने आप में एक अलग काडर है, ठीक है। सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस जो SSC कंडक्ट करवाती है ना, जिसमें ASO के एग्ज़ाम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ठीक है, ये काडर होता है। इसमें अपनी स्ट्रेंथ होती है मैन पावर की, है ना। ये हुआ काडर की डेफिनेशन। फिर एक डेफिनेशन है कंपेंसेटरी अलाउंस। नाम से ही साफ है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपने ड्यूटी की है जिसके कारण आपको कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर आपके लगे हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल करने के लिए गए गवर्नमेंट के काम के लिए, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ना। दैट इज़ कंपेंसेटरी अलाउंस, एक तरह का एक टाइप का कंपेंसेटरी अलाउंस है ये। बट इसमें सम्पचुअरी अलाउंस इसका पार्ट नहीं है। ये MCQ में देके पूछ सकते हैं आपसे। तो सम्पचुअरी अलाउंस होता है कि मान लो कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी खातिरदारी करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको सम्पचुअरी अलाउंस दिया जाता है हॉस्पिटलिटी देने के लिए गेस्ट को। वो कंपेंसेटरी अलाउंस का पार्ट नहीं होगा। फाइन। इसी तरह कंपेंसेटरी अलाउंस का पूछेंगे ना, तो 2-3 ऑप्शन दे दें, उनमें एक सम्पचुअरी अलाउंस भी होगा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ड्यूटी। ड्यूटी में क्या क्या आएगा, ठीक है। आप मान लो प्रोबेशन पे थे, वो पीरियड ड्यूटी काउंट होगा। अप्रेंटिस आप थे और उसके बाद कन्फर्मेशन हो गई, वो पीरियड भी काउंट होगा। कई बार होता है अप्रेंटिस सिर्फ फॉर द टाइम बिंग रखे जाते हैं, वो नहीं होगा। इसके बाद कंफर्म होना चाहिए आप सर्विस में, ठीक है। जॉइनिंग टाइम आपको मिलता है ट्रांसफ़र के समय, या आप टेक्निकल रेजिग्नेशन से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जाते हैं, तो यहाँ करीब करीब 12 दिन का जॉइनिंग टाइम आपको मिलता है। उस पीरियड में भी आपको ड्यूटी पे काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है यहाँ से। आप ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, वो भी ड्यूटी काउंट होगा। फिर अगर कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, जैसे NDA में, NDA एक तरह का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लोग लेफ्टिनेंट बनते हैं, तो यहाँ जब उनकी सर्विस पूरी हो जाती है, ये जो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है या स्टडी पूरी हो जाती है, उसके बाद जब तक ज्वाइन ना कर लें तब तक का पीरियड भी ड्यूटी काउंट होता है। फाइन, ये यहाँ लिखा हुआ है। आपको याद रखना है ड्यूटी में ज्वाइनिंग टाइम भी आएगा,
प्रोबेशन वाला पीरियड भी आएगा, ट्रेनिंग वाला पीरियड भी आएगा। फाइन। और फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फीस। फीस जो है एक तरह की पेमेंट है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती। वहीं इसका उल्टा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब है जो पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे की जा रही है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी पे कर रही है, डेट इज़ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम जैसे कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं किसी कमेटी का पार्ट बनने के लिए, सो गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो, उनको हम ऑनरेरियम देते हैं, उनको हम टीए वगैरह भी देते हैं ना। और फीस अलग जाती है, वो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए काम करोगे तो फीस आप लोगे उसके लिए, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं जाएगा, है ना। सीएफआई अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी या इकोनॉमी में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंट होता है, यहीं से ही सारी पेमेंट जाती है और आती है। इसमें से पेमेंट निकालने के लिए हम एप्रोप्रिएशन एक्ट पार्लियामेंट में लाया जाता है ना। सो ये फीस और ऑनरेरियम में बेसिक डिफरेंस है, डेट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा मिल रहा है तो वो है ऑनरेरियम, ठीक है, यानी सरकार ऑनर कर रही है आपको, इसे ऐसे याद रख लो आप अगर मुश्किल लग रहा है। और फीस का मतलब है सीएफआई से पैसा नहीं आ रहा है, प्राइवेट से आ रहा है। अच्छा, अगर आपने कोई लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल यहाँ से अगर आपको इनकम आई है ना, तो वो फीस का पार्ट नहीं होगी। क्योंकि देखो फीस जो है ना, आप रूल आगे पढ़ोगे तो फीस का कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है। आप जहाँ काम कर रहे हो ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है, और परमिशन भी लेनी होती है सरकार से। बट ये जो काम है ना, लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, ये काम जो है इनके लिए अगर आप पैसा कमाते हो तो इसमें आपको सरकार को शेयर नहीं देना होता, इसलिए इनको फीस में ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ से अगर कोई इनकम आ रही है, इनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है ठीक है, फाइन, याद रहेगा। और बाकी ये सब जो आ रहा है, प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स, सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट, कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, सो उसको भी फीस में नहीं माना जाएगा। वो तो आपका अर्निंग हो गई एक तरह की, इन्वेस्टमेंट अर्निंग, ठीक है। और फिर हम फॉरेन सर्विस, इस पे मैं पूरा चैप्टर लेके आऊँगा। फॉरेन सर्विस एक तरह का डेपुटेशन ही कहा जाता है उसको। फॉरेन सर्विस का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और जॉइनिंग टाइम हम देख ही चुके हैं। टाइम अलाउड एक स्टेशन से दूसरी पोस्ट पे जाने के लिए जो टाइम मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड जॉइनिंग टाइम। और लीव सैलरी, लीव के दौरान जो सैलरी मिलती है, दैट इज़ लीव सैलरी। फिर आता है लियन। लियन एक तरह का राइट होता है, इसको कहते हो टाइटल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कि वो उस पोस्ट को होल्ड करेगा, उस पोस्ट पे उसका राइट है, एक तरह का टाइटल है, ठीक है। सो इसके अंदर वो रेगुलर अपॉइंट होना चाहिए, प्रोबेशन पे नहीं होना चाहिए। प्रोबेशन के बाद आपका किसी पोस्ट पे लियन बनता है, ठीक है। और ये लियन तब तक रहता है, 2 साल तक रहता है, बेसिकली 2 ईयर्स तक। आप किसी दूसरी पोस्ट में जाते हो, ठीक है, तो आप वापस भी जा सकते हो इस पोस्ट पे 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल तक आपका इस पोस्ट पे, पुरानी पोस्ट पे लियन रहता है, अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाते हो, ठीक है। सो ये रहा हमारा लियन। और जो वहाँ पे जूनियर मोस्ट पर्सन है ना, उसको रिवर्ट करना पड़ेगा अगर आप वापस जाते हो तो, ठीक है। जूनियर मोस्ट पर्सन को वापस अपनी पोस्ट पे जाना पड़ेगा अगर आप इसकी पोस्ट पे आ जाते हो वापस, ठीक है, क्योंकि आपका उस पोस्ट पे लियन है। फिर होता है मिनिस्ट्रियल सर्वेंट की डेफिनेशन। मिनिस्ट्रियल का मतलब है उसकी जॉब जो है वो क्लरिकल है, सेक्रेटेरियल है ना।
उसका फील्ड जॉब नहीं है, डेट इज़ मिनिस्ट्रियल सर्वेंट। और जो HPCA एम्स में मिलता है ना, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए नहीं है, वो नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है यहाँ पे आप ध्यान रखने के लिए। सो मिनिस्ट्रियल आप समझ गए, मिनिस्ट्रियल मीन्स क्लरिकल। ऑफिशिएट का मतलब क्या है? ऑफिशिएट का मतलब ये है जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऐसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है जिस पे किसी और पर्सन का लियन है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ऑफिशिएटिंग किसी को बनाया जाता है। उसके बाद जो परमानेंट रेगुलर पर्सन होता है वो आ जाता है, तो इस ऑफिशिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट को हटा दिया जाता है। फाइन। गवर्नमेंट जो है ना वो कई बार वैकेंट पोस्ट्स पे ऑफिशिएट करने के लिए किसी बंदे को लगा देती है और उस पर किसी और का लियन होता है बेसिकली, बट उस समय किसी का लियन नहीं होता है, तो फॉर द टाइम बिंग उसको भरने के लिए लगा देती है। जैसे ही रेगुलर बंदा आता है तो इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पे क्या है। पे हम मंथली ड्रॉ करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उसमें जो वो पे आएगी, पहले तो 3 टाइप की है। पहले तो वो पे आएगी जो उसकी पोस्ट के लिए सैंक्शनड है, जो पोस्ट वो सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा है, ऑफिशिएट नहीं कर रहा है, वो सब्सटेंटिवली अपने काडर में। जैसे आप लोग WO बनोगे तो आप एडमिन काडर में जाओगे, वहाँ आपकी जो ये जो पोस्ट है ना, ये सब्सटेंटिवली आप होल्ड करोगे, ऑफिशिएट करने थोड़ी ना जा रहे हो फॉर द टाइम बिंग। ये पोस्ट परमानेंट है, एक पर्टिकुलर काडर है इसका, और ये सब्सटेंटिवली आप होल्ड करोगे। ठीक है, ऑफिशिएट नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे, आप ही रहोगे, आप ही आगे जाओगे इसी काडर में ही, सेम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सो इस पोस्ट के लिए जो पे सैंक्शनड है ना, डैट इज़ कॉल्ड पे। एक तो ये हो गया। फिर स्पेशल पे, मान लो आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो बहुत मुश्किल है, आर्ड्यूअस नेचर का काम है, ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे दी जाती है। फिर हो गया पर्सनल पे। पर्सनल पे तब दी जाती है जब आपकी सब्सटेंटिव पे में किसी कारण लॉस हो रहा हो, तो उसकी भरपाई करने के लिए पर्सनल पे दी जाती है। यूजुअली ये उनको दी जाती है जो डेपुटेशन पे जाते हैं और वहाँ उनकी सैलरी कम होती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए उनको पर्सनल पे दे दी जाती है। समझ गए? इसके अलावा और कोई भी एमोल्यूमेंट्स जो प्रेसिडेंट ने स्पेशली बताया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है हमें। पे में ये सब आएगा, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ओवरसीज़ पे यानी जो इंडिया से बाहर आप पे अर्न करते हो, और आपकी सब्सटेंटिवली होल्ड जो पोस्ट है आपकी काडर में, उसके कारण जो आपको पे मिल रही है, डैट इज़ ऑल्सो पे। ठीक है, फिर देखते हैं परमानेंट पोस्ट क्या होती है। परमानेंट पोस्ट है जो जिस पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है, वो हमेशा रहेगी। टेम्परेरी पोस्ट का मतलब है उस पर टाइम लिमिट है। मान लो कोई डैम के लिए, डैम बनाना है भारत सरकार को, उसके लिए बंदे चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह चाहिए, तो वो जैसे ही डैम बन जाएगा वो पोस्ट ख़त्म। सो डैट इज़ टेम्परेरी पोस्ट। और परमानेंट पोस्ट है जिसमें टाइम लिमिट ना हो कोई भी, वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, जैसे WO है, जाओ है, ये सब पोस्टें परमानेंट हैं, जब तक एम्स रहेगा, ठीक है, तब तक ये पोस्टें रहेंगी। वैसे ही मान लो एम्स में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, सो वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो पोस्ट भी ख़त्म हो जाएगी, उससे रिलेटेड जितनी भी है, सो वो टेम्परेरी पोस्ट कहलाई जाएगी। ठीक है, पर्सनल पे हम देख ही चुके हैं, यानी एडिशनल पे जो चीज़ आती है जो उसको सब्सटेंटिव पे में लॉस हो रहा हो उससे सेव करने के लिए। फाइन, ठीक है, पहला तो चीज़ ये हो गई कि उसका कोई रिवीजन ऑफ पे हुआ है, सब्सटेंटिव पे कम हुई है उसकी। ठीक है, एक है पर्सनल कंसिडरेशंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के कारण
भी उसको पर्सनल पे दी जा सकती है। ठीक है, ये पर्सन स्पेसिफिक है ना। और जो हम बात कर रहे थे ना स्पेशल पे की, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, वो पोस्ट स्पेसिफिक है। उस पोस्ट में काम ऐसा है, जैसे कि हम देखते हैं ना वो जो नेवी में भर्ती होते हैं आर्टिफाइसर अप्रेंटिस, जो 12th के बाद भर्ती होते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा पे दी जाती है। ठीक है, या जो सबमरीन में काम करते हैं उनकी सबमरीन के लिए एक अलग, वहाँ थोड़ा मुश्किल काम है सबमरीन में रहना, तो उनको स्पेशल पे दी जाती है। ठीक है, अब फिर देखते हैं प्रिजम्पटिव पे ऑफ ए पोस्ट। प्रिजम्पटिव, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लो कोई बंदा लेवल 8 से किसी डिपार्टमेंट में लेवल 7 पे आ जाता है, तो अब उसकी पे घट गई, तो उसको फिर प्रिजम्पटिव पे दी जाती है कि हम उसको मान लेते हैं, पे प्रोटेक्ट होगी ना अब उसकी, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो प्रोबेशन पे है तब तक उसको प्रिजम्पटिव पे दी जाएगी, लेवल 8 वाली। ठीक है, माना उसको लेवल 7 पे ही जाएगा, बट पे उसको लेवल 8 की दी जाएगी। तो हमने प्रिज्यूम क्या किया कि वो लेवल 8 पे काम कर रहा है ना। सो ये होगी प्रिजम्पटिव पे, याद रहेगा। ये लाइन भी आप पढ़ सकते हो, मीन्स द पे टू विच ही वुड बी एंटाइटल्ड if he held the post substantively and were performing its duties, है ना। समझ गए आप, वर परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज, कर नहीं रहा है वो, इज नहीं है ये। ठीक है, सो मान लो कि वो कर रहा होता तो उसको जो पे मिलती वो प्रिजम्पटिव पे है। ठीक है, ये पे प्रोटेक्शन के टाइम दी जाती है। और फिर स्पेशल पे हम देख ही चुके हैं, ये दी जाती है स्पेशल केसेस में, जैसे कि उस जॉब में अगर आर्ड्यूअस नेचर का काम है। ठीक है, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है बहुत, स्पेसिफिक एडिशन हुआ है, इसमें ओवर टाइम वगैरह अलाउड नहीं है। कहीं बोलो कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तो मुझे स्पेशल पे दो, ऐसा नहीं है। स्पेशल एडिशन होना चाहिए कुछ बहुत बड़ा, जैसे ऐसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले बोल देंगे भाई बजट का काम कर रहे हैं हम, हमें स्पेशल पे दो, ऐसा नहीं है। स्पेशल पे में कुछ स्पेसिफिक चेंज आना चाहिए जॉब में, स्पेसिफिक एडिशन ऑफ टू द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, या आर्ड्यूअस नेचर का काम होना चाहिए, बहुत ही टफ काम होना चाहिए, तो स्पेशल पे दी जाती है। फाइन। सबसिस्टेंस ग्रांट, ये यूजुअली मतलब काम चलाने के लिए दी जाती है, गुजारे के लिए, इसको बोलते हैं गुजारा भत्ता। ये तब दिया जाता है जब कोई बंदा सस्पेंड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सब्सटेंटिव पे। सब्सटेंटिव पे आप लोग डब्ल्यू या जाओ बने हुए तो आप उस पोस्ट पे सब्सटेंटिवली अपॉइंट किए जाओगे, है ना। तो आपकी एक सब्सटेंटिव पोजीशन होगी काडर में। ठीक है, उसके कारण जो आपको पे मिलेगी दैट इज सब्सटेंटिव पे। इसमें स्पेशल पे नहीं आएगी, पर्सनल पे नहीं आएगी, है ना। ये अलग चीज़ें, स्पेशल पे यानी कि मुश्किल काम है थोड़ा, पर्सनल पे आपको पर्सनली दी जाती है जो आपका कुछ कम हो गई हो सैलरी सब्सटेंटिव पोस्ट पे, तो आपको पर्सनल पे दी जाती है। यूजुअली डेपुटेशन वगैरह पे जो आते हैं उनको दी जाती है। और स्पेशल पे मुश्किल काम हो गया, जैसे सबमरीन में काम करना है, जहाज़ में काम करना है, उसमें स्पेशल पे दी जाती है। ठीक है, फिर टेम्परेरी पोस्ट हमने देख ही लिए, लिमिटेड टाइम के लिए जो पोस्ट बनी है दैट इज टेम्परेरी पोस्ट। टेन्योर पोस्ट, टेन्योर हम देख लिया, कोई 5 साल, जैसे एम्स में डायरेक्टर है वो 5 साल का टेन्योर होता है उसका। ठीक है, पोस्ट ये परमानेंट ही है ना, ये ध्यान रखना है। पोस्ट परमानेंट है, बट जो बंदा इस पोस्ट पे आएगा उसका टेन्योर 5 साल का है, ये याद रखना है। ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट में पोस्ट ही टेम्परेरी थी, है ना। यहाँ पोस्ट परमानेंट है, बंदा टेम्परेरी है। ठीक है, फिर
एक डेफिनेशन है टाइम स्केल पे। ये किस टाइप की पे है? ये वो पे है जिसमें पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स लगते हैं फ्रॉम ए मिनिमम टू ए मैक्सिमम। आपने देखा है ना, जैसे आप WO पे लगोगे, डेट इज़ 44,900 उसकी बेसिक है, फिर 46,200 हो जाती है, फिर ऐसे बढ़ती जाती है। सो ये जो 44,900 आपकी पे है ना, बेसिक पे, दिस इज़ टाइम स्केल पे, क्योंकि एक टाइम स्केल पे ये बढ़ती जाती है, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड टाइम स्केल पे। इसके पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स लगते हैं, ठीक है। इसको प्रोग्रेसिव पे भी कहते हैं, ठीक है। और टाइम स्केल्स को हम आइडेंटिकल कब कहेंगे? दो टाइम स्केल्स को, जब उनका मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो, पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट भी सेम हो, है ना, और रेट ऑफ इंक्रीमेंट भी सेम हो। रेट, पीरियड और मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे टाइम स्केल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। अच्छा, किन्हीं दो पोस्टों को हम सेम टाइम स्केल पे हैं ऐसा कब कहेंगे? जब उनका जो टाइम स्केल्स हैं वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। आइडेंटिकल हो यानी कि उनका मिनिमम मैक्सिमम सेम हो, पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट सेम हो, रेट ऑफ इंक्रीमेंट सेम हो, ठीक है, और वो सेम काडर में आती हो, है ना, और उनकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी सेम डिग्री की हों, सेम कैरेक्टर की हों, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, RAS है उसमें, राजस्थान एडमिन सर्विस, वैसे ही RPS है, ठीक है। सो इन पे दोनों में एंट्री लेवल 5400 ग्रेड पे है, ठीक है, यानी बेसिक पे 56,100 है, और उनका जो मैक्सिमम जाता है ना वो 9500 ग्रेड पे तक जाता है दोनों में ही। सो रेट ऑफ इंक्रीमेंट्स भी लगभग सेम ही है, सेम ही इसके अंदर सेल्स बनी हुई हैं। सो इसको हम कहेंगे दीज आर पोस्ट्स ऑन सेम टाइम स्केल ऑफ पे। दीज आर इनके, क्योंकि जो टाइम स्केल्स हैं दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे हमने टेम्परेरी पोस्ट देखा था ना, इसका एक एग्जांपल होता है सुपर न्यूमरेरी पोस्ट। सुपर न्यूमरेरी पोस्ट यानी ये पोस्ट होती है जो किसी को एकोमोडेट करने के लिए फॉर द टाइम बिंग बनाई जाती है। जैसे साइंटिस्ट है कोई जो बहुत एक्सेप्शनल काम कर रहा है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए सरकार एक पोस्ट क्रिएट कर देती है नई, ठीक है। ये जैसे ही साइंटिस्ट, जब तक ये साइंटिस्ट रहेगा तब से शुरू होकर जब तक ये जाता नहीं है तब तक ये पोस्ट रहेगी, उसके बाद ये अबॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। मान लो इस साइंटिस्ट ने बहुत विशेष काम कर दिया है सरकार के लिए, तो सरकार इसके लिए एक पोस्ट क्रिएट कर देती है, दिस इज कॉल्ड सुपर न्यूमरेरी। सो सुपर हो गया एक तरह से, सुपर न्यूमरेरी, ठीक है। सो ये ध्यान रहेगा हमें, ये टेम्परेरी पोस्ट होती है सुपर न्यूमरेरी पोस्ट। फिर हमने लियन देखा था, तो क्या मैं पूछता हूँ आपसे कि कोई बंदा अगर सस्पेंड है तो क्या उसका लियन है उस पोस्ट पे? हाँ बिल्कुल है। मान लो कोई बंदा फॉरेन सर्विस पे गया हुआ है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो भी उसका लियन है क्योंकि वो वापस आएगा, ठीक है। सो ये होता है लियन। सस्पेंड है तो भी है, फॉरेन सर्विस में है तो भी है, लीव पे गया हुआ है, ठीक है, तो उसको लीव सैलरी मिलेगी। फिर कुछ जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं चैप्टर 3 में। सो FR 10 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप सर्विस में नहीं लाओगे। सो हमारा मेडिकल जांच करवाई जाती है, वो FR 10 के अनुसार करवाई जाती है, ठीक है। FR 11 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का पूरा टाइम, होल टाइम,
वो सरकार के लिए है, एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, जो वो जैसे चाहे तब यूज़ कर सकती है और बिना किसी एडिशनल रिम्यूनरेशन के, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर लीन का दिया हुआ है कि वो ड्यूटी जब परफॉर्म कर रहा होगा तब उसके पास लीन रिटेन रहेगा, फॉरेन सर्विस पे जाएगा तब भी रहेगा, टेम्परेरी पोस्ट पे अगर वो है फॉर द टाइम बिंग या ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे है तो भी लीन रहेगा, जॉइनिंग टाइम के दौरान लीन रहेगा, ट्रांसफ़र, ठीक है, तब जॉइनिंग टाइम मिलता है ना ट्रांसफ़र के टाइम, तब भी रहेगा, ठीक है। वो लीव पे छुट्टी पे गया हुआ है तब भी लीन रहेगा उसका, लीन यानी राइट, ठीक है। सस्पेंशन में है तब भी रहेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सस्पेंशन ऑप्शन में दिया जा सकता है, पर सस्पेंड करने के बाद बंदा बहाल हो जाता है तो फिर वो वापस अपनी पोस्ट पे आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसका राइट है, उस सस्पेंड होने से उसका राइट नहीं चला गया है, लीन एक तरह का राइट है बस। और लीन कब नहीं रहेगा? अगर वो परमानेंटली किसी पोस्ट में एब्जॉर्ब हो गया बाहर किसी और पोस्ट में, ठीक है, इमीडिएट एब्जॉर्ब हो गया है, या वो फॉरेन सर्विस पे चला गया है बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल अंडर द ऑर्डर्स, ठीक है। फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन पे गया और वापस आया ही नहीं, मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया, तो भी उसका लीन नहीं रहेगा, ठीक है। किसी पर्सन का लीन ट्रांसफ़र कौन कर सकता है किसी दूसरी पोस्ट पे? दैट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, या तो वो खुद रिक्वेस्ट करे या वो इनएफिशिएंट है या मिसबिहेव कर रहा है, इसलिए एक पोस्ट से दूसरी में, चाहे वो नीचे वाली हो या ऊपर वाली हो, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट इज़ ऑल पावरफुल। प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि सारे गवर्नमेंट के डिसीजंस प्रेसिडेंट पे, ये नाम पे ही लिए जाते हैं, है ना, इसलिए। सो प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र तो कर सकता है, बट वो कम पे वाली पोस्ट पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इन 3 कारणों के अलावा अगर कोई कारण हो तो नहीं कर सकता। ये अगर कारण है, या तो उसने खुद ही रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे लो पे कर दो ट्रांसफ़र, या वो इनएफिशिएंट है, या वो मिसबिहेव कर रहा है, इन केसेस में उसको कम पे वाली पोस्ट पे ट्रांसफ़र या ऑफिशिएट करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। और कौन भेजेगा? प्रेसिडेंट। FR 17 क्या कहता है? 17(1) कहता है कि कोई पर्सन कब अपनी सैलरी ड्रॉ शुरू करेगा, जिस डेट से वो ड्यूटीज़ को एज्यूम करता है, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस कई दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी बंदे की प्रमोशन हो गई है, सो सिर्फ प्रमोशन ऑर्डर निकल जाए उस डेट से वो पे नहीं मिलेगी उसकी। वो ड्यूटीज़ जब उसकी करना स्टार्ट करेगा ना, वो जब ज्वाइनिंग कर लेगा उस पोस्ट पे, ठीक है, वो ड्यूटीज़ उस पोस्ट की अज्यूम कर लेगा, तब से उसको पे उस पोस्ट की मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कब बंद हो जाएगी? जब वो उन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। सॉरी, डिस्चार्ज नहीं, सीज टू डिस्चार्ज कर देगा, है ना। और कोई पर्सन अगर अब्सेंट है बिना किसी अथॉरिटी के, तो उसको कोई पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा। उस पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर किया जाएगा, डाइज नॉन, ठीक है। डाइज नॉन यानी वो पीरियड ब्लैंक हो गया आपकी सर्विस से, ब्लैंक फॉर एनी पर्पज। फॉर विच पर्पज? लीव, इंक्रीमेंट, पेंशन, लिप। इंक्रीमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर पीरियड चाहिए होता है ना, 6 महीने या 1 साल। तो जो पीरियड डाइज नॉन डिक्लेयर हो गया, तो अब 1 साल कम पड़ जाएगा ना थोड़ा, आपको थोड़ा जितना भी डाइज नॉन पीरियड है वो अब ज़्यादा सर्व करना पड़ेगा। पेंशन के लिए भी कुछ सर्विस होती है क्वालिफाइंग, है ना।
और लीव के लिए भी आपको 6 महीने में अर्नड लीव कितनी मिलती है? 15। सो वो नहीं मिलेगी, सो डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है पीरियड ऑफ एब्सेंस को, पीरियड ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस को। सो अनऑथराइज्ड एब्सेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनऑथराइज्ड एब्सेंस वो पीरियड भी होगा जिसमें आप इलीगल स्ट्राइक वगैरह पे जाते हो और जिसमें आप अब्सेंट हो जाते हो, डेजर्ट कर जाते हो पोस्ट को, ठीक है, भाग गए बिना बताए, ठीक है, डैट इज़ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। स्ट्राइक वाला पीरियड भी अनऑथराइज्ड एब्सेंस में आता है, ठीक है। सो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको आपको इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ LTC, कॉसी परमानेंसी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसके लिए कुछ मिनिमम सर्विस चाहिए होती है। FR 17 ये कहता है, ठीक है, कि आप अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे हो ना, बिना बताए छुट्टी पे चले गए, तो जो आपका सर्विस है उसमें ब्रेक माना जाएगा। ब्रेक यानी कि यहाँ पे ब्रेक लगा मान लो, तो ये पुरानी सर्विस काउंट नहीं होगी, ठीक है। फॉर विच पर्पज? फॉर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, LDC, ठीक है, फॉर LTC। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम LDE, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC और कॉसी परमानेंसी। ये एक चीज़ होती है, मतलब कि मान लो इतनी साल 3 साल की सर्विस कर लो तो आपको कॉसी परमानेंसी का स्टेटस दे दिया जाएगा, ऐसा होता है। सो इन 3 चीज़ों के लिए आपका जो सर्विस है उसमें ब्रेक दे दिया जाता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कुछ सर्विस चाहिए होती है 5 साल के बाद, 2 साल के बाद। जैसे एम्स में जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है वो UDC बनता है तब, तो उसको 2 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। सो ब्रेक लग गया तो वो पुराना सर्विस काउंट नहीं होगी, उसको फिर से 2 साल पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके वो एलिजिबल हो पाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए आपको पता है 1 साल की सर्विस करनी होती है, तो आपके ब्रेक आ गया तो वो 1 साल आपको फिर देना पड़ेगा, है ना। सो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, लीव ट्रैवल कंसेशन और कॉसी परमानेंसी। इन 3 चीज़ों के लिए, इन 3 पर्पज़ के लिए आपको सर्विस में ब्रेक दे दिया जाता है अगर आप अनऑथराइज्ड एब्सेंस यानी बिना बताए छुट्टी पे चले जाते हो। इसकी एक पनिशमेंट और होती है कि डाइज नॉन कर दो। डाइज नॉन में बस ये फ़र्क है कि आपको मान लो यहाँ इस पीरियड में आप एब्सेंस रहे, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ भी आप काम कर रहे थे, तो ये जो पीरियड है ना, ये डाइज नॉन डिक्लेयर हो जाता है बस। सो ये थोड़ी छोटी पेनल्टी है एक तरह की। ब्रेक आ जाना बड़ी पेनल्टी है। ब्रेक आ गया यानी कि पुरानी सर्विस काउंट नहीं होगी। और ये डाइज नॉन जो है ये होता है लिप के लिए, ठीक है। ट्रिक आप इसकी कुछ भी बना सकते हो, डाइज नॉन लिप। आप लिप बंद कर लो, सांस नहीं आएगा तो आप डाई हो जाओगे। डाइज नॉन लिप यानी कि लीव, इंक्रीमेंट और पेंशन, इन 3 पर्पज़ के लिए आपको डाइज नॉन आपका पीरियड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों ही, डाइज नॉन और ब्रेक इन सर्विस। और FR 18 क्या कहता है? टोटल 130 FR हैं, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल रूल्स 130 हैं, उनमें से मोस्टली तो देखो लीव रूल्स हैं। पहले लीव रूल FR का पार्ट था, अब नया लीव रूल बन चुका है, तो बीच में से 50-60 FR जो है वो गायब हैं। तो इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो 50 के आसपास FR बचे हैं अभी। सो मैक्सिमम लीव जो है वो 5 साल की ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, प्रेसिडेंट अगर बोल दे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, फिर कोई इशू नहीं है, फिर 5 साल से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम लीव जो दी जा सकती है दैट इज़ 5 ईयर्स।
और इन रूल के हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, दैट इज़ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जैसे कि ग्रुप ए के केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट, यहाँ पे आप AA बनोगे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, दैट इज़ डायरेक्टर। ठीक है, एम्स का डायरेक्टर जो है वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, उसी को ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, सो ये हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब आने वाले चैप्टर में मेगा मैराथन होगी, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट तो क्या कहूँ, मतलब इतनी ही लेंथ की मैं बनाऊँगा। एक मैं बनाऊँगा पे, एक मैं बनाऊँगा अलाउंसेस पे, एक मैं बनाऊँगा फीस एंड ऑनरेरियम पे, फिर हम बनाएंगे डेपुटेशन पे। ठीक है, फिर आएगी अपार और सर्विस बुक पे। ठीक है, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 1 2 3 4 5, लगभग 5 वीडियोस और आएंगी, फिर हमारा फंडामेंटल रूल पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम जो अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर वाला है ना, एकोमोडेशन वाला, उसमें लाइसेंस फ़ी वगैरह दी जाती है, याद रखना आपको, लाइसेंस फ़ी एसोसिएटेड है क्वार्टर से, एकोमोडेशन से। सो वो भी हम कवर कर लेंगे अगर टाइम बचता है। सो फंडामेंटल रूल कुछ इस टाइप से है, आपको ध्यान रखना है। अलाउंसेस में भी हम मेनली जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, माइलेज अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, इस टाइप से बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो हम स्टडी करेंगे उसमें। फीस ऑनरेरियम हमने आज देख लिया है। फ़ी मीन्स जो CFI से नहीं मिलेगा, ऑनरेरियम जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। और फॉरेन सर्विस हमने देखा, फॉरेन सर्विस मतलब जिसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिलती। ठीक है, सो पहला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप बाकी की वीडियोस को रिवाइज़ करो और लूप पे उन वीडियोस को आप देखो, सुनो और याद रखो। और उसके बाद हम MCQ वगैरह भी शुरू करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और आपको जो भी पढ़ना हो मुझसे, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल रिप्लाई टू ऑल द क्वेरीज। सो till then, have a good day, good night, and see you in the next video.